स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इसकी थियोरी को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं पहले से। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब भी दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस जिनमें दो या दो से ज़्यादा अननोन वेरिएबल्स हो सकते हैं, जब हमें एक साथ दिए होते हैं तो हम उस चीज़ को मैथमेटिक्स की भाषा में सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन सिस्टम ले रखा है, सिस्टम 1, सिस्टम 2 और सिस्टम 3। ठीक है, तो हमने सुविधा के लिए बस दो दो वेरिएबल वाला इक्वेशन लेकर रखा है ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को कम से कम समय में समझा सके। ठीक है, तो जैसे सिस्टम 1 की बात करते हैं, तो सिस्टम 1 में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल्स हैं, x और y। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स 8 पहला है और x माइनस वाई इक्वल्स 2 दूसरा है। तो हमें पता है कि अगर पहले इक्वेशन में दूसरे को जोड़ देंगे तो 2x इक्वल्स 10 मिलेगा, यानी x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो 2y इक्वल्स 6 मिलेगा, यानी y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल्स 5 और y इक्वल्स 3, इनको हम इस सिस्टम का, या यूँ कह लीजिए कि इन दोनों इक्वेशंस के सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब आपको ये समझना होगा कि x इक्वल्स 5 और y इक्वल्स 3 के अलावा ऐसी कोई भी वैल्यूज़ नहीं है जो x और y के जगह हम रखें तो ये इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएं। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सिस्टम 1 के पास, मतलब कि ये जो दो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, तो इनके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इन सॉल्यूशन के अलावा, इन वैल्यूज़ के अलावा ऐसी कोई भी वैल्यूज़ नहीं है जो इस सिस्टम को, या यूँ कह लीजिए कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। ठीक है, सिस्टम 2 की अगर हम बात करें तो सिस्टम 2 में इसमें भी हमने दो इक्वेशंस ले रखे हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स 5 और 2x प्लस 3y इक्वल्स 7। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स 5 और 2x प्लस 3y इक्वल्स 7, इस सिस्टम के ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों को एक साथ आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि x और y तो कोई रियल नंबर्स हैं। तो थोड़ा सा अगर हम तार्किक दृष्टिकोण से सोचें, तो अगर किसी रियल नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें जोड़ दें किसी दूसरे रियल नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो क्या वो सेम वैल्यू एक बार 5 और एक बार 7 ये दोनों हो सकती है? कभी नहीं। ठीक है, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू 5 भी हो जाए, 2x प्लस 3y की वैल्यू 7 भी हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ लिख रखा है नो सोल्यूशन। वहीं अगर हम सिस्टम 3 की बात करें तो यहाँ भी दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन वेरिएबल्स यहाँ भी हैं, x प्लस 3y इक्वल्स 9 और 3x प्लस 9y इक्वल्स 27। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप पाएंगे कि पहला और दूसरा जो इक्वेशन हमने लिख रखा है, ये दोनों एक ही इक्वेशन है। ठीक है, मतलब कि अगर पहले वाले ही इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरा मिल जाएगा, या दूसरे वाले में अगर हम 3 से भाग दे दें तो पहला मिल जाएगा। तो एक ही इक्वेशन हमने लिख रखा है। एक ही इक्वेशन लिख रखा है का मतलब है कि आप अगर इसको भी देखें तो ये असल में x प्लस 3y इक्वल्स 9 ही है। तो अगर आप मान लीजिए x प्लस 3y इक्वल्स 9 लिख रहे हैं, तो अगर ज्योमेट्रिक पर्सपेक्टिव से आप देखें, ज्यामितीय दृष्टिकोण से अगर आप बात करें, तो x प्लस 3y इक्वल्स 9 ये असल में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स से होके पास करती है। तो इसका मतलब है कि ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं जो उस लाइन पे लाई करेंगे, या यूँ कह लीजिए कि उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे x और y की इनफाइनाइट ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनके लिए x प्लस 3y का जो मान आए वो 9 आए। सुविधा के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आपने x के जगह पे c ले लिया, जहाँ पे c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर आपने x के जगह c ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस c अपॉन 3। ठीक है, तो अब जरा देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए c बराबर हमने 1 रखा, तो जब c बराबर 1 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा 1 और y का मान हो जाएगा 8/3। ऐसे ही मान लीजिए आपने c का मान रख दिया, c का मान आपने रख दिया 3, तो c का मान 3 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3 और y की वैल्यू मिल जाएगी 9 माइनस 3 अपॉन 3, यानी कि 6/3 यानी कि 2। तो आप देख सकते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 8/3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x बराबर 3 और y बराबर 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। और न केवल इतना ही, बल्कि x और y की यहाँ पे इनफाइनाइट ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी जो इस सिस्टम 3 के दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी, या आप कह सकते हैं कि एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे तीनों सिस्टम जो हैं, तीनों सिस्टम में
कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे सिस्टम 1 के पास यूनिक सोल्यूशन है, या यूं कह लीजिए कि उसके पास सोल्यूशन है। सिस्टम 3 के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ भी सोल्यूशन है, लेकिन सिस्टम 2 के पास सोल्यूशन ही नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कोई भी लीनियर इक्वेशन का अगर हमें सिस्टम दिया है तो वहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उस सिस्टम के पास सोल्यूशन है या फिर उस सिस्टम के पास सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अगर सिस्टम के पास सोल्यूशन है तब हम बोलेंगे कि वो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, और अगर उसके पास सोल्यूशन नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है। इस बात को हम लिख भी देते हैं कि, तो यहाँ पे हमने नोट में एक बात लिख रखी है, अ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ अ सोल्यूशन यूनिक और इनफाइनाइट बोथ इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, एंड इफ हैविंग नो सोल्यूशंस इज देन कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। कुल मिला जुला के कि अगर किसी सिस्टम के पास सोल्यूशन है, अब वो सोल्यूशन चाहे यूनिक है चाहे इनफाइनाइट है उससे मतलब नहीं है, अगर किसी सिस्टम के पास सोल्यूशन है तब हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट है, और अगर उसके पास सोल्यूशन नहीं है तब हम उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी हमारी आगे भी इसी तरीके से यूज़ होती रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है उसके बारे में, हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसके बारे में क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए और क्या तरीका है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, इन सब बातों पे अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास किसी दिए गए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये जनरली AX = B के फॉर्मेट का होता है। किसी किसी बुक में x और b को स्मॉल भी लिख दिया जाता है, तो आप किसी बुक में ऐसे भी देख सकते हैं, किसी में ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। अगर b के जगह पे ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाता है तब वो जो सिस्टम होता है वो होमोजीनियस हो जाता है, और अगर वो नॉन जीरो है यानी कि AX = O न होकर के AX = B टाइप का है तब वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास m इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं, मतलब इक्वेशंस की संख्या m के बराबर है, और इसमें जो अननोन्स हैं यानी कि x1 x2 x3 इन सब की संख्या n के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में एक m/n मैट्रिक्स बना करके इसको ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला इक्वेशन क्या है, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डॉट 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 प्लस a1n xn = b1। दूसरा क्या है, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस डॉट 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 a प्लस a2n xn बराबर b2। ऐसे ही हमारे पास m इक्वेशंस यहाँ पे लिखे गए हैं n अननोन्स में। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने ऐसे लिख रखा है। जो इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं यानी कि a11 a12 a13, इनको इन्हीं पैटर्न में, ये मतलब जिस हिसाब से लिखे गए हैं उन्हीं पैटर्न में हम मैट्रिक्स में लिख दिए हैं, और ऐसा करने में आसानी हो इसीलिए जानबूझ करके हमने एलिमेंट्स को भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के टाइप से ही लिख रखा है। जैसे यहाँ हम चाहते तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ करके इसको a11 a12 इस तरीके से लेबल करके लिखा है ताकि हमको मैट्रिक्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया, ये जो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, इसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को A बोला जा रहा है। यहाँ पे आप एक कॉलम मैट्रिक्स देख सकते हैं, या आप इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। तो इसमें केवल वेरिएबल्स हैं यानी कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn। ठीक है, और बराबर एक और कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है या एक और कॉलम वेक्टर दिया गया है। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, b1 b2 b3 डॉट 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 bm। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो पूरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो A है, ये जो कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल्स हैं वो कैपिटल X है या स्मॉल x जो भी कहिए, और जहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं b1 b2 डॉट 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 bm, ये हमारा B मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से हम किसी दिए गए नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे हमारे लिए आसानी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस तरीके के सिस्टम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमको एक मैट्रिक्स नया बनाना होगा जिसमें ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी आ जाए और ये जो कांस्टेंट दिख रहे हैं ये वाला मैट्रिक्स भी आ जाए, यानी कि ये जो कांस्टेंट का जो कॉलम दिख रहा है यहाँ पे ये भी आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमको एक नया मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ये कोफिशिएंट भी रहें और ये बी वाले भी रहें, ए वाले भी रहें टर्म और बी वाले भी रहें। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और इसको कैसे करते हैं, क्या कंडीशन होती है सोल्यूशन की, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स का सिंबल बनाते हैं, ए लिखते हैं, फिर
इस तरीके से एक बाउंड्री जैसा बनाते हैं और बी लिखते हैं, ताकि हम ये बता सकें कि इस मैट्रिक्स में पहले से ए था, हमने अलग से बी को जोड़ा है। ठीक है, तो इसलिए सिंबल ऐसा है और इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर आपको सिंबल याद है तो आपको याद हो जाएगा। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स में बी वाले एलिमेंट को आप एडजॉइन कर लीजिए, उसको मिला लीजिए, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा इसी को हम बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक थ्योरम से समझेंगे, और जो कि सीधे कनेक्ट होगा हमारे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रही वो इंपॉर्टेंट थ्योरम जो सीधे सीधे ये बताती है कि एक दिया गया नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसके पास कब सोल्यूशन होगा, कब नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है इसका, द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax इक्वल्स b इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कि अगर ax बराबर b टाइप का कोई नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया गया है तो वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब कि उसके पास सोल्यूशन होगा, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। अगर सोल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और अगर सोल्यूशन नहीं है तब उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो थ्योरम सीधे सीधे ये बोल रही है कि अगर ax बराबर b टाइप का कोई नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया गया है तो वो कंसिस्टेंट होगा यदि और केवल यदि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक जो है वो सेम हो जाए। यानी कि अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक सेम है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो ये दोनों रैंक्स आपस में बराबर होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तब सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का सीधा मतलब है कि उसके पास सोल्यूशन नहीं होगा, न तो यूनिक सोल्यूशन होगा न तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। मतलब अगर सिस्टम के पास सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन है, बस सोल्यूशन होना चाहिए। तो अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और अगर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा हमें सॉल्व करने के लिए उसमें हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक में ही हमको कोफिशिएंट मैट्रिक्स का भी रैंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक सेम है या नहीं। अगर सेम है तब तो आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, और अगर ये दोनों रैंक्स आपस में बराबर नहीं है तो प्रोसेस वही खत्म हो जाएगा, बोल देंगे द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट मीनिंग हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम रैंक निकालने के लिए इशेलॉन फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जिससे हम रैंक बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स को इशेलॉन फॉर्म में बदलेंगे, उसके बाद हम उसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ गिनेंगे, और वही जो संख्या होगी वही उस दिए गए मैट्रिक्स का रैंक होगी। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि शो दैट द इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स 14 एंड x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल्स 30 आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। ठीक है, हमें तीन इक्वेशंस का एक सिस्टम दिया गया है और हमसे बोला जा रहा है कि आप साबित करिए कि ये जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि इसके पास सोल्यूशन है, और जो सोल्यूशन आएगा वो हमें बताना है, वो हमें निकालना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी ए और बी जो मैट्रिक्स हैं, ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स और बी मतलब जो बराबर कांस्टेंट्स दे रखे हैं, यानी कि 6, 14 और 30, तो इनको मिला करके एक मैट्रिक्स बनाना होगा जिसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसमें से लाइन के इधर का जो पोर्शन है वो मैट्रिक्स ए है, और इधर का जो पोर्शन है वो कॉलम मैट्रिक्स बी है। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन के टाइप में लिखना चाहें ए एक्स इक्वल्स बी, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा ए की जगह पे कितना हो जाएगा, 1 1 1 0 1 2 0 0 0,
हमने आपसे बताया कि लाइन के इधर का जो पोर्शन है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए हो गया इंटू एक्स। तो एक्स का मतलब जो वेरिएबल्स वाला सिस्टम है, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनको मिला करके एक कॉलम मैट्रिक्स। तो वेरिएबल्स यहाँ पे क्या दे रखे हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये ए एक्स हो गया इक्वल्स बी। बी मतलब ये जो लाइन के दाहिने साइड में जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो, यानी कि 6 8 0, ठीक है। तो अब अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो पहले रो बाई कॉलम रूल से अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों मैट्रिक्स का, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले रो में इस कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा, दूसरे में करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 इंटू एक्स यानी कि 0 प्लस वाई प्लस 2z यानी कि y प्लस 2z, और तीसरे से यहाँ पे केवल 0 मिलेगा बराबर 6 8 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 6 और y प्लस 2z इक्वल्स 8, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 6 और y प्लस 2z इक्वल्स 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेशंस तो हमारे पास दो ही हैं, लेकिन वेरिएबल्स की संख्या कितनी हमारे पास, 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक वेरिएबल के रूप में बाकी वेरिएबल्स की जो वैल्यू आएगी वो हमें प्राप्त होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं z इक्वल्स सी, जहाँ पे c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो z की जगह हमने क्या मान लिया, c। तो अगर z की जगह c मान लें तो इस दूसरे इक्वेशन से y का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस 2c, ठीक है। अगर हमने z बराबर c मान लिया तो y का मान कितना आ जाएगा दूसरे इक्वेशन से, 8 माइनस 2c। तो y और z का ये मान अगर पहले इक्वेशन में रखें तो x कितना मिलेगा, x इक्वल्स आ जाएगा 6 माइनस वाई माइनस जेड, यानी कि 6 माइनस वाई का मान c माइनस जेड का मान 8 माइनस 2c, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस सी माइनस 8 प्लस 2c, यानी कि c माइनस 2। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस सिस्टम का जो सोल्यूशन आया वो हमारे पास कुछ ऐसा है, x की जगह आ गया c माइनस 2, y की जगह आ गया c और z की जगह आ गया 8 माइनस 2c। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो यूनिक न मिल करके कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। ये कैसा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे पता, आप c की जगह कोई भी वैल्यू लीजिए, कोई भी रियल नंबर रखिए। जैसे मान लीजिए c बराबर 0 रखेंगे, तो c बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर मिलेगा -2, y बराबर मिलेगा 0 और z बराबर मिलेगा 8। अगर आप c के जगह पे 1 रखते हैं तब x की वैल्यू आएगी -1, y की वैल्यू आएगी 1 और z की वैल्यू आएगी 6। इसी प्रकार अगर आप मान लीजिए c की वैल्यू 4 रखते हैं तो x की जगह पे मिलेगा 2, y की जगह पे मिलेगा 4 और z की जगह पे मिलेगा 0। तो इस प्रकार c चूंकि कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो उसके पास इनफाइनाइट चॉइसेस हैं, तो इसलिए x, y और z के भी जो मान आएंगे वो भी इनफाइनाइट मान आएंगे। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से हम एक दिए गए नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर वो कंसिस्टेंट हो गया तो फिर इस तरीके से, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में सॉल्व किया, इस तरीके से हम सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारी बात और अच्छे से क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है, एक सिस्टम में 3 इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स -3, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स -2 और 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल्स 7। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले सब कुछ वैसा ही रहेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स रखिए और जो कांस्टेंट टर्म दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में उनको लिखिए और दोनों को मिला के एक नया मैट्रिक्स बनाइए। ठीक है, तो पहले कोफिशिएंट्स देखें तो 1 1 1 और यहाँ -3। ठीक है, फिर 3 1 -2, यहाँ भी -2 और यहाँ पे 2 4 7 और 7। ठीक है, बीच में हमने लाइन बना दी ताकि पता चल जाए कि लाइन के इधर कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और लाइन के इधर जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है, यानी कि बी मैट्रिक्स है। तो इसको हमको सबसे पहले इशेलॉन फॉर्म में बदलना है। तो इशेलॉन फॉर्म में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, 1 के नीचे का सारा एलिमेंट 0 बनाना होगा। तो 1
1 1 -3, ठीक है। तो 3 के जगह 0 बनाने के लिए हमको R2 को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? R2 के जगह हमको लिखना पड़ेगा R2 - 3 R1, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं R2 को रिप्लेस करेंगे किससे? R2 - 3 R1, ठीक है। और R3 को क्या करेंगे? R3 के जगह हम लिखेंगे R3 - 2 R1, ठीक है। तो R2 की जगह R2 - 3 R1 और R3 की जगह R3 - 2 R1, ऐसा करेंगे तो एक के नीचे के ये दोनों एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो R2 की जगह हमने लिखा है R2 - 3 R1, इसका मतलब 3 की जगह रहेगा 3 - 1 × 3 यानी कि 0। 1 की जगह रहेगा 1 - 1 × 3 यानी कि -2। -2 की जगह रहेगा -2 - 1 × 3 यानी कि -5। और -2 की जगह कितना रहेगा? -2 - 3 × 3 यानी 3 3 के 9 में से 2 गया 7, ठीक है। अब R3 की जगह हमने लिख रखा है R3 - 2 R1, तो इस हिसाब से 2 की जगह क्या रहेगा? 2 - 1 × 2 यानी कि 0। 4 की जगह क्या रहेगा? 4 - 1 × 2 यानी कि 2। 7 की जगह क्या रहेगा? 7 - 1 × 2 यानी कि 5। और इस 7 की जगह क्या रहेगा? 7 -3 × 2, ये हो जाएगा 13, ठीक है। -3 × 2 करेंगे तो -6, और 7 -6 करेंगे तो +6 हो जाएगा यानी कि 13, ठीक है। लाइन्स हम यहाँ पे फिर से बना दे रहे हैं। अब आगे, एक के नीचे का तो सारा एलिमेंट 0 हो गया। अब दूसरे रो में नॉन जीरो एंट्री यहाँ पे है -2, तो इसका मतलब इसके नीचे भी हमको 0 करना पड़ेगा। तो इसको उतार लेते हैं। 1 1 1 -3 0 -2 -5 7, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमको यहाँ पे 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 बनाने का तरीका क्या है कि R3 को रिप्लेस कर दें किससे? R3 + R2 से। मतलब अगर 2 की जगह पे 2 -2 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 की जगह पे 0 + 0 करना होगा, तो ये हो जाएगा 0। 2 की जगह 2 + -2 करना होगा यानी कि 0। 5 की जगह 5 + -5 करना होगा यानी कि 0। और 13 की जगह 13 + 7 करना होगा यानी कि 20, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दें तो लाइन के इधर कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिख रहा है, और लाइन को अगर नेग्लेक्ट कर दें, ये पूरा मैट्रिक्स देखें तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं? पहली रो भी नॉन जीरो है, दूसरी रो भी नॉन जीरो है, तीसरी भी नॉन जीरो है। ध्यान देंगे, वो रो जिसमें कम से कम एक भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसको नॉन जीरो रो बोला जाता है। यानी कि अगर किसी रो में सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो वो जीरो रो होगी। अगर एक भी अकेला ऐसा एलिमेंट है जो नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो रो होगी। तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में 3 नॉन जीरो रोज हैं, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो ए बी है वो हमारे पास कितना आ गया? 3। और अगर लाइन के इधर देखें तो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, यानी कि रैंक ऑफ ए, ये कितना आ गया? तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं? 1 और 2 यानी कि 2। तो हम देख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इस केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब यहाँ पे हमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ये प्रोसेस यहीं पे रुक गया, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 2x - y + 3z = 8 -x + 2y + z = 4 और 3x + y - 4z = 0, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, यानी मैट्रिक्स ए और कॉलम मैट्रिक्स बी को मिला के नया मैट्रिक्स बनाइए, यानी 2 - 1 3 8 -1 2 1 4 और 3 1 -4 0, ठीक है। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया हमारा। अब हमें इसको इशेलॉन फॉर्म में बदलना है। तो इशेलॉन फॉर्म में बदलने का तरीका क्या है कि देखिए, इशेलॉन फॉर्म में बदलना हमारे लिए तब आसान हो जाता है जब पहले रो की पहली नॉन जीरो एंट्री क्या हो, या तो 1 हो या तो -1 हो। लेकिन इस रो में तो पहली नॉन जीरो एंट्री 2 है,
तो इसको 1 या फिर -1 बनाने का दो ही तरीका है, या तो हम 2 या -2 से भाग दे दें जिससे कि यहाँ पे 1 या फिर -1 आ जाएगा, या फिर इसके जगह किसी और रो को ला दें जिसमें पहली नॉन जीरो एंट्री जो है वो 1 या फिर -1 हो। तो हम देख सकते हैं कि R2 में पहली नॉन जीरो एंट्री -1 है, तो हम क्या करेंगे कि R2 को R1 की जगह रख देंगे और R1 को R2 की जगह रख देंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 2 1 4 2 -1 3 8 3 1 -4 0। ठीक है, हमने R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया और R2 को R1 से। हम चाहें तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिख भी सकते हैं कि R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया और R2 को R1 से। अब ये कितना हो जाएगा, -1 2 1 4। अब हमें क्या करना है, -1 के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो करने हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 है, अगर -1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें तो ये जीरो, और 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें तो ये जीरो। तो इसका मतलब हमको R2 को रिप्लेस करना होगा R2 प्लस 2R1 से, ताकि यहाँ पे जीरो आ जाए, और R3 को रिप्लेस करना होगा R3 प्लस 3R1 से। ठीक है, ताकि इस 3 के जगह पे ज़ीरो आ जाए। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के जगह हो जाएगा 2 प्लस -1 इंटू 2 यानी कि 0। -1 के जगह पे हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4 -1 यानी कि 3। 3 की जगह पे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 5। 8 की जगह पे कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 इंटू 2 यानी 8 प्लस 8 यानी कि 16। ऐसे ही 3 की जगह पे हो जाएगा 3 प्लस -1 इंटू 3 यानी 0। 1 की जगह पे हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 7। -4 की जगह पे हो जाएगा -4 प्लस 1 इंटू 3 यानी कि -1, और 0 की जगह हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहली नॉन जीरो एंट्री के नीचे की तो सारी एंट्री हमने जीरो कर दी। अब दूसरे रो की जो नॉन जीरो एंट्री है वो 3 है, इसका मतलब 3 के नीचे भी जीरो होना चाहिए। तो 3 के नीचे जीरो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन सबको लिख लेते हैं, -1 2 1 4। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं 0 3 5 16। तो इसको जीरो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 21, यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा 36। ऐसा हमने क्यों किया है ये आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। यहाँ हम चाहें तो लिख सकते हैं कि R3 को हमने रिप्लेस किया है किससे, 3R3 से। ठीक है, अब आगे ये मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 2 1 4, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 0 3 5 16। अब देखिए तीसरी रो को हमें जीरो करना है, तो तीसरी रो को जीरो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नीचे, R3 को रिप्लेस करना होगा किससे, R3 माइनस 7R2 से। ठीक है, तीसरी रो में यहाँ पे जीरो लाने के लिए क्या करना होगा, बस 3 में 7 से गुणा कर देंगे और इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। यानी हम जीरो की जगह लिखेंगे 0 माइनस 0 इंटू 7 यानी कि 0। 21 की जगह लिखेंगे 21 माइनस 3 इंटू 7 यानी कि 0। -3 की जगह लिखेंगे -3 और -5 इंटू 7 यानी -3 और -35 यानी कि -38। और 36 के जगह पे लिखेंगे 36 -7 इंटू 16 यानी 36 माइनस 112 यानी कि -76। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आउटकम आया। इस मैट्रिक्स से पता चल रहा है कि लाइन के इधर जो मैट्रिक्स है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसमें 3 नॉन जीरो रोज हैं, और पूरे मैट्रिक्स में यानी पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी 3 नॉन जीरो रोज हैं। इसका मतलब रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ये दोनों ही कितने आ गए, 3 आ गए। मतलब सिस्टम है हमारा कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब सोल्यूशन है इसके पास। अब वो सोल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट है, हमको आगे सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो इस मैट्रिक्स को उठाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, -1 2 1 4, इसके बाद 0 3 5 16, और यहाँ पे 0 0 -38 -76। ठीक है,
हमने इसको दोबारा लिख दिया, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स में ये इतना ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको ए एक्स बराबर बी के फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो हमको मिलेगा -1 2 1 0 3 5 0 0 -38 इंटू एक्स। एक्स की जगह पे कितना होगा, ध्यान देंगे एक्स की जगह पे एक्स वाई जेड होता, लेकिन इस मैट्रिक्स को जब हम इशेलॉन फॉर्म में बदल रहे थे तो R1 और R2 को आपस में रिप्लेस किया था, यानी R1 की जगह R2 रख दिया था, R2 की जगह R1 रख दिया था। तो यहाँ पे भी एक्स वाई जेड था, लेकिन वैसा करने के वैसा जो हमने किया था उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को भी आपस में रिप्लेस करेंगे, यानी यहाँ वाई होगा, यहाँ एक्स होगा और यहाँ ऑब्वियसली जेड होगा। और ये बराबर किसके है, ये बराबर हो गया 4 16 -76, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, पहले वाले से -y + 2x + z = 4, दूसरे वाले से क्या मिल रहा है, y × 0 यानी 3x + 5z = 16, और तीसरे से क्या मिल रहा है -38z, तीसरे से क्या मिल रहा है -38z = -76, यानी z मिल गया हमारे पास 2। तो जब z का मान 2 आ गया तो इस z का मान 2 अगर यहाँ पे रखें तो हमको मिलेगा 3x = 16 - 5z यानी कि 10, यानी 16 - 10 कितना हुआ, 6 हुआ, यानी x कितना आ गया, x भी 2 आ गया। तो x भी 2 आ गया, z भी 2 आ गया, तो इन दोनों का मान अगर इसमें रख दें तो y कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2x + z - 4। x और z दोनों ही हमारे पास 2 हैं, यानी कि y का मान भी कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। x और z दोनों 2 रखेंगे तो ये 4 + 2 6, 6 - 4 यानी 2। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारा जो फाइनल सोल्यूशन आया वो x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर 2 आया। और ये कैसा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन हमारे पास है यूनिक सोल्यूशन। ये कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर एक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया गया है तो हम उसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक है। यही थियरी हमारी हर क्वेश्चन में काम करेगी, यानी कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम दिया होगा उसको ax = b के फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके बाद हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB बनाएंगे, उसको इशेलॉन फॉर्म में बदल के हम रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ AB यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, ये दोनों एक ही साथ निकाल लेंगे। फिर अगर वो दोनों रैंक्स आपस में बराबर हो गए तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो जो हमारे पास लास्ट में जो इशेलॉन फॉर्म में बदलने के बाद मैट्रिक्स आया होगा उसको आगे के लिए हम लोग प्रोसेस करेंगे, ट्रीट करेंगे और जो सोल्यूशन होगा उसको निकालने का प्रयास करेंगे। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि पहले ही पता चल जा रहा है कि रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB बराबर नहीं है, तो हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उस केस में सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी।